Hello student, right now we are discussing about the important questions from a section B. सेक्शन बी से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सेक्शन बी में जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और उसमें से 8 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको? 8 क्वेश्चंस। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जनरली क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन का प्रिपरेशन किया जाता है। और सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ क्रूड सॉलिड इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग इट इन अ स्मॉल बट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द सुटेबल सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे सबसे पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है बाय बॉइलिंग। देखो आफ्टर बॉइलिंग हॉट फिल्ट्रेशन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? हॉट फिल्ट्रेशन। मतलब जो यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बॉइल करने के बाद बनाया है उसको क्या किया जाएगा? हॉट फिल्ट्रेशन। मतलब उसको सेपरेट किया जाएगा, मतलब फिल्टर किया जाएगा। द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन इज क्विकली फिल्टर्ड टू रिमूव द अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज एज अ रेसिड्यू। मतलब उसमें से क्या किया जाता है? अनडिजॉल्व इम्प्योरिटी को रिमूव किया जाता है एज अ रेसिड्यू। उसके बाद में देखो कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट जो भी हमें मिला है उसको कूल किया जाता है। ऑन कूलिंग द फिल्ट्रेट बिकम सुपर सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू the main dissolved solute because solubility of a substance decreases with lowering the temperature। तो solubility क्या होती है उसकी? डिक्रीज होती है जैसे टेम्परेचर कम होगा। और इसमें से क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है तो इसमें से जो सब्सटेंस होता है लिक्विड फॉर्म में वो अगेन क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में टर्न होना स्टार्ट हो जाता है और उसको बाद में सेपरेट किया जाता है बाय द सक्शन फिल्ट्रेशन मेथड। तो ये कुछ स्टेप्स है जो क्रिस्टलाइजेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन अ साइंटिफिक नोटेशन। या तो फिर उसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। देखो यहाँ पे गिवन है हमारे पास 0.0345 और सेकंड क्वेश्चन में 0.08। बस ये टिम्बू जो है ना आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है 3 के और 4 के बीच में। तो अगर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास एक उसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आता है या साइंटिफिक नोटेशन निकल के आता है, वो होता है 3.45 और टिम्बू शिफ्ट किया इसलिए क्या होगा? यहाँ पे 10⁻⁻2 से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलर वे 0.8 के अंदर क्या होगा? 2 यहाँ पे डिजिट है तो 8 के बाद में हमें शिफ्ट करना है तो ये होगा 8.0 इंटू ⁻²। तो इस तरह से हम इसको साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ n इज इक्वल टू 5 टू दैट ऑफ द n इज इक्वल टू 2 इन द हाइड्रोजन एटम। मतलब n इज अ इनिशियल और ये क्या है? 2 इज अ फाइनल। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने के लिए वेवलेंथ निकालनी है आपको, बट हमें यहाँ पे वेव नंबर मिल रहा है। सबसे पहले क्या मिल रहा है यहाँ पे? वेव नंबर। वेव नंबर का और वेवलेंथ का रिलेशन होता है बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अकॉर्डिंग टू द रेबक इक्वेशंस v बार इक्वल टू 109677 इंटू इन ब्रैकेट 1/nf स्क्वायर माइनस ni स्क्वायर। तो ये पर सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे ni इनिशियल की वैल्यू है 5 और nf की वैल्यू है 2। अगर इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं हम देन वी विल गेट v बार इज इक्वल टू 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर cm इनवर्स। इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 21/100। यहाँ पे हमें निकलता है वेव नंबर। वेव नंबर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसके बाद में हमें निकालना होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो ये वैल्यू है वेवलेंथ, लैम्डा डिनोटेड द वेवलेंथ 1/μ बार इज इक्वल टू 1/23032.17। इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर मिल जाता है 3434 नैनोमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 10⁻⁻5 सेंटीमीटर में वैल्यू मिलेगी, उसको चेंज करना है आपको, तब जाके आपको आंसर मिल जाता है कंप्लीटली 434 नैनोमीटर। इसके बाद में क्वेश्चन 4 है हमारे पास, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस A टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूट है हमारे पास 2 और वाटर है हमारे पास 18। सॉल्यूशन कितना होगा यहाँ पे? 20 ग्राम। तो 2/20 इंटू 100 अगर सॉल्व करते तो आपको आंसर मिल जाता है। मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है यहाँ पे और फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, मास परसेंट ऑफ ए, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा? तो 2 ग्राम अपॉन 2 प्लस 18 इंटू 100 मतलब 2/20। जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? आपका मास परसेंट ऑफ ए होगा। तो यहाँ पे 10% निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट्स या तो नोट्स ऑन द अनसर्टेनिटी हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है वो क्या एक्सप्लेन करता है? जनरली ये एक्सप्लेन करता है कि हम इलेक्ट्रॉन की साइमल्टेनियसली मतलब एक ही बार पोजीशन और उसकी स्पीड नहीं निकाल सकते। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर जाते हैं
it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum और velocity. momentum के अंदर ही velocity होती है, mass वहां पे constant रहेगा of an electron. तो हम simultaneously find out नहीं कर सकते. मैथमेटिकली अगर देखा जाए, डेल्टा x is a displacement, डेल्टा p is a momentum, is always greater than equal to h upon 4 pi. h is a Planck constant है यहाँ पे, और हम डेल्टा p की अगर वैल्यू पुटअप कर देते तो m into डेल्टा v आ जाता है. तो ये इक्वेशन बन के आता है हमारे पास हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन 6 है, ज्योमेट्री ऑफ द H2O, एंड उन्होंने पूछा है अकॉर्डिंग टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंगली. तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि H2O के अंदर जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल के अंदर. बट जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर क्या हो जाता है ना, उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. तो इसी के केस के अंदर क्या होते हैं ना, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, 2 पेयर आर बॉन्ड पेयर. उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रॉन तो 8 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे और 2 इसके साथ लोन पेयर हो गए, और इसी लोन पेयर का क्या होगा, रिपल्शन होगा. और रिपल्शन होने के साथ साथ इसका जो बॉन्ड एंगल बनना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट टू, ये चेंज हो जाता है 104, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, 104 डिग्री 35 सेकंड. और इसकी ज्योमेट्री जो होती है ना, ज्योमेट्री इसकी निकलती है टेट्राहेड्रल. इट इज नॉट द ज्योमेट्री, इट इज द शेप इज देयर. ओके, इसका जो शेप है ये एंगुलर बेंड शेप है, या तो इसको वी शेप कहा जाता है या तो बेंड शेप कहा जाता है. और जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है. ज्योमेट्री क्या लिखना है आपको, टेट्राहेड्रल लिखना है. देखो नेक्स्ट इसका डायग्राम गिवन है यहाँ पे, तो इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो इसकी. आफ्टर दैट वी हैव गिवन अ क्वेश्चन 7, राइट द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस क्या होते हैं? ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अ सम मोलिक्यूल. कुछ मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. द ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन द इनर बिहेवियर ऑफ द नोबल गैसेस. किसके ऊपर बेस्ड होता है ऑक्टेट रूल? इनर्ट बिहेवियर ऑफ नोबल गैसेस. मतलब इसके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. विच हैव देयर ऑक्टेट कंप्लीटेड. द सेंट्रल एटम इन द मोलिक्यूल डज नॉट हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. मतलब ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, मोलिक्यूल हो सकते हैं जिसके सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, या 8 से ज्यादा हो गया, 8 से कम हो गए. तो ऐसे मोलिक्यूल भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. बट ये पार्ट जो था ये ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. सच मोलिक्यूल कैन बी कैटेगराइज एज अ हैविंग. और ऐसे मोलिक्यूल जो होते हैं कुछ 3 तरीके से कैटेगराइज होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन्स. तो देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली नहीं है पर भी वो स्टेबल है. मोलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट जैसे कि BF3, BeCl2, LiCl. उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है हमारे पास एक्सपांडेड ऑक्टेट, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेंट्रल एटम के पास. ऐसे में आता है SF6, इसके पास सल्फर इज इन एट द सेंटर और इट कंटेन द 12 इलेक्ट्रॉन. PCl5 यहाँ पे जो P है ये 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है. H2SO4 यहाँ पे सल्फर है, हैव अ मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम. तो ऐसे भी मोलिक्यूल जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं. उसके साथ साथ देखो ऑड मोलिक्यूल या ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहा जाता है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. डू नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल बट इट इज अ स्टेबल. तो ये जो था ये लिमिटेशन से जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. आफ्टर दैट वी हैव गिवन अ क्वेश्चन. नेक्स्ट इज तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ विल यू राइट द स्टॉक नोटेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड. मतलब कुछ कंपाउंड है हमारे पास AuCl3 एंड SnCl2. Au मतलब गोल्ड क्लोराइड एंड टीन क्लोराइड. देखो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होता है ना ये 1 होता है, -1 और 3 क्लोरीन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गोल्ड है यहाँ पे Au, इसके ऊपर +3 चार्ज है, और यहाँ पे Sn के साथ 4 क्लोरीन है, तो क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है. तो इसका मतलब होगा जो Sn गिवन है यहाँ पे टीन, इसके ऊपर +4 चार्ज है. तो इसका स्टॉक नोटेशन मतलब जो चार्ज होता है इन मेटल के ऊपर उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है एज अ रोमन नंबर के अंदर. इसको लिखा कैसे जाता है, AuCl3 द चार्ज ऑन ईच एलिमेंट्स. तो Au3 plus Cl3 minus, hence the stock notation will be. तो आपको ये स्टॉक नोटेशन लिखना है Au3Cl3. सिमिलर वे आपका SnCl4 के ऊपर भी चार्ज आएगा, Sn4 plus Cl4 1 minus, hence the stock notation is Sn. यहाँ पे जो आता है 4Cl4. तो यहाँ पे देखो ये कुछ कंडीशंस थे. आफ्टर दैट राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स. तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना सिंपल है. टोलिन गिवन है, मतलब यहाँ पे आपका बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप अटैच है 246. उसके 246 पोजीशन पे
नाइट्रो ग्रुप अटैच है। यहाँ पे क्या गिवन है, बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर निकालना है, फर्स्ट नंबर पे Cl एंड 2,4 पे डायनाइट्रो निकालना है। तो देखो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आना चाहिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा पेपर के लिए। नेक्स्ट है डिफाइन द अल्केन एंड राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन। अल्केन क्या होते हैं? जनरली अल्केन आर द एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कंटेन करते हैं ये? अल्केन आर एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन करता है, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि ये कहेदोना +2, ऐसे याद रखना है इसको। तो यहाँ पे जो N स्टैंड कर रहा है, N इज स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ कार्बन इन अल्केन। अल्केन मॉलिक्यूल के अंदर जितने कार्बन होते हैं वो N रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, एलिमेंट बिलोंग टू विच ग्रुप कंस्टिट्यूएंट द P ब्लॉक एंड वाई। देखो सिंपल पार्ट है कि P ब्लॉक को कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक एलिमेंट यहाँ पे P ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। उसमें ग्रुप नंबर 13 में जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आता है वो होता है बोरॉन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 में कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 के अंदर वो आती है नाइट्रोजन फैमिली, और नाइट्रोजन फैमिली को हम निक्टोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निक्टोजन। उसके बाद में जो पार्ट आता है हमारे पास ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन फैमिली होती है, और ऑक्सीजन फैमिली को कहते हैं कैल्कोजन। उसके बाद में आता है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के अंदर होते हैं हैलोजन एलिमेंट्स, उसको कहा जाता है फ्लोरीन फैमिली। और लास्ट होता है ग्रुप नंबर 18, वो जनरली होता है कि नोबल गैस एलिमेंट, या नोबल गैस एलिमेंट को हम कहते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट, और जो होते हैं वो जनरली उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो देखो ये पी ब्लॉक के अंदर कुछ पार्ट्स है ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, उसमें कुछ एलिमेंट गिवन है, मेटल नॉन मेटल किसमें हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, गैसेस स्टेट होते हैं। तो आपका इसका आंसर ये लिखना है। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन अ फॉलोइंग। यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप करना है। देखो पहला क्वेश्चन तो कोई भी इतना बधिर तो नहीं होगा कोई, जिसके अंदर ये ब्यूटिल अल्कोहल गिवन है और उसको फंक्शनल ग्रुप इसमें पता नहीं चलेगा। अगर जो होगा तो उसका मतलब है उसका साइंस लेने की कोई मतलब ही नहीं है। तो पार्ट होता है हमारे पास एन ब्यूटिल अल्कोहल। तो यहाँ पे अल्कोहल गिवन है, ऑलरेडी मेंशन किया यहाँ पे अल्कोहल है, मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो बिलोंग करेगा इस कंपाउंड के अंदर वो क्या होगा? अल्कोहल। और प्रोपेनोन, प्रोपेनोन ONA गिवन है, तो ONA से हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसका मतलब होता है यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास वो कीटोनिक ग्रुप है। तो देखो एन ब्यूटिल अल्कोहल कंटेन द अल्कोहलिक ग्रुप और रिप्रेजेंटेड बाय ROH। आपको इस तरह से आंसर लिखना होता है, प्रोपेनोन कंटेनिंग द कीटोनिक ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेड बाय ROOR। इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड गिव्स इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? ये जनरली केमिकल इक्विलिब्रियम को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखो पार्ट होता है हमारे पास, द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट ईच इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑल रिएक्टेंट। मतलब जो रेट लॉ होगा हमारे पास, उसके अंदर का रेट जो होगा केमिकल रिएक्शंस का वो किसके इक्वल होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 1 होगा, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम A प्लस बी गिव्स C। क्या हो रहा है यहाँ पे? A प्लस बी गिव्स C। हियर A एंड B आर द रिएक्टेंट एंड C इज द प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे जनरली जो रेट ऑफ इक्वेशन होता है ये जनरली किसके लिए अप्लाई होता है? सिर्फ रिएक्टेंट के लिए होता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन चेंज होता है किसमें? रेट कांस्टेंट के अंदर K, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ पे इसको रेट इक्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, राइट द यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन। देखो डाइहाइड्रोजन कहाँ पे यूज होता है? अमोनिया के प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाता है, वनस्पति घी को बनाने के लिए फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल। ऑयल का हाइड्रोजनेशन किया जाता है जिसको घी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जिससे ऑयल रैंसिड नहीं होता है। रॉकेट फ्यूल के अंदर इसका यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक मिथेनॉल इन बल्क क्वांटिटी, मिथेनॉल को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और उसके बाद में जो इसका यूज है, प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक मिथेनॉल इन अ बल्क क्वांटिटी। तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है यहाँ पे होता है जो इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेराइव द आइडियल गैस इक्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो इसको पहले तो देखेंगे हम ये होता क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑब्टेन बाय द कंबाइनिंग 3 गैस लॉ। वो कौन से 3 गैस लॉ है? पहला है बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ, तीसरा है अवोगाड्रोस लॉ। देखो यहाँ पे मैथमेटिकली अगर देखा जाए इसको तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पर हम वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
एट कांस्टेंट टी एंड एन, नंबर ऑफ मोल की जरूरत नहीं है हमें, बट टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसमें। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। और थर्ड होता है हमारे पास अवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल, और इस केस के अंदर जो होता है प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों भी कांस्टेंट होते हैं। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को, एक दो तीन, इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम तो सेम ही है। तो वॉल्यूम क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो हमारे पास इक्वेशन बन के कुछ इस तरह से आता है, V is directly proportional to n into t upon p। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, और ये जो लॉ अप्लाई होता है गैसेस के लिए होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर अल्फा निकल जाएगा तो अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकल जाएगा, नॉट अल्फा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा ये गैस कांस्टेंट होगा। कौन सा कांस्टेंट होगा यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट के जब बारे में जब डिस्कस करते हैं तो उस केस में पार्ट जो आता है हमारे पास वो होता है आर आता है। देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास V इज इक्वल टू एन आर टी, आर इज अ गैस कांस्टेंट, पी को अगर शिफ्ट कर देते तो हमारे पास इक्वेशन बन के आता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, और ये होता है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपको ये पार्ट लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट हैपन व्हेन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 14 15 रिएक्ट विद वाटर। ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप 13 14 15 जो वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है। जनरली स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रुप नंबर 13 14 15 से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो होते हैं ना ये अनअफेक्टेड होते हैं वाटर से, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। बट उसमें एल्यूमिनियम ऐसे केस है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट वो वाटर जो होता है हॉट वाटर होता है। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, एज वेल एज टीन की भी रिएक्शंस होती है और ये ऑक्साइड फॉर्म करता है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ वाटर ऑन अ हीटिंग टू फॉर्म अ हाइड्रोक्साइड, व्हाइल टीन रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म अ ऑक्साइड। एक्चुअली देखो कि जो बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के, उसके बर्तन के अंदर खाना पकाना नहीं चाहिए, या तो और कुछ केसेस हो सकते हैं, इसे कहा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे होता है कि एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन होगी तो वहां पे हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसे केस के अंदर क्या होता है ना, जो आपकी याददाश्त होती है या तो याद रखने की जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो कम होती रहती है। ये ऐसे माना जाता है कि एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं खाना चाहिए, इसके वजह से ये रीजंस हो सकते हैं। साइंटिफिकली आप चेक कर सकते हो कि ये सच है या नहीं है। तो इसकी कुछ रिएक्शन गिवन है हमारे पास, तो ये दो रिएक्शन आपको लिखनी है। जब आप इसको अगर पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको वो लिखने के बाद रिएक्शन भी लिखनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इनलिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। हमें व्हाइट फॉस्फोरस की और रेड फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी लिखनी है यहाँ पे। तो जनरली देखो व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है, ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है। ये ग्लो में डार्क, ग्लो इन डार्क, डार्क के अंदर ये ग्लो होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजोल्व इन बॉइलिंग, डिजोल्व इन बॉइलिंग NaOH सोल्यूशन, NaOH सोल्यूशन के अंदर ये डिजोल्व होता है, बट वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, और इट इज अ पॉइजनस, ये सब्सटेंस पॉइजनस होता है। उसके बाद में देखो रेड फॉस्फोरस क्या है, ये स्टेबल है एंड लेस रिएक्टिव है। इट इज ऑर्डरलेस, पोजेस द आयरन ग्रे लस्टर, इसके पास आयरन ग्रे लस्टर है, मतलब रेडिश, उसको इसी वजह से रेड फॉस्फोरस कहा जाता है। इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, ये डार्क के अंदर ग्लो नहीं होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ नॉन पॉइजनस, और ये नॉन पॉइजनस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे गिवन है डिफाइन द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को डिफाइन करना है और स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मतलब जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे एटम के अंदर क्या होता है ना, द नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है या न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन उसको कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, उस चार्ज को कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और उसके बाद में स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट और इनर कोर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऐसे केस में इसके दो डेफिनेशन है, पेपर में क्वेश्चन आता है आपको डेफिनेशन लिखनी है। देखो इसके बाद में हमारे पास रिलेशन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है और उसमें केपी का एक्सप्रेशन आपको लिखना है, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी गिव्स द सी इंटू सी प्लस डी। ओके, ये तो एक इक्वेशन का जनरल पार्ट है। इसको केपी में कैसे लिखा जाता है, केपी इज इक्वल टू, केपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेस टू पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेस टू पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेस टू पावर ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेस टू पावर बी के टर्म में इसको लिखा जाता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ N2 molecule on the basis of MOT, molecular orbital theory, and also
बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 और हमें फाइंड आउट करना है N2 का बॉन्ड ऑर्डर। देखो मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होने के साथ साथ इसमें आता है बॉन्ड ऑर्डर 3। क्या निकलता है? बॉन्ड ऑर्डर 3। बट आपको इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। इसके लिए एमओटी की थ्योरी है। देखिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन लिखो 1s2 2s2। आपको ये जो डायग्राम गिवन है ऐसे ही डायग्राम नहीं निकालना है, जैसे पढ़ाया है मैंने उस टाइप से आप डायग्राम निकाल सकते हो और उसको आप अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट आता है सेक्शन सी से। देखो सेक्शन सी में जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और 8 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। सबसे पहले कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस है हमारे पास, एक गिवन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, H2 हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजनेशन का पार्ट है। रिडक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड पैलेडियम और निकिल। रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, निकिल होगा तो हाई प्रेशर भी हो सकता है। कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल है। हाइड्रोजन जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा। मतलब यहाँ पे होगा एक डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसका CH3 बनेगा, CH2 बनेगा, CH2 एंड CH3। सिमिलर वे यहाँ पे होगा। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ पायरोलिसिस ऑफ अल्केन। अल्केन का जब पायरोलिसिस होता है तो उसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो शॉर्ट नोट्स क्या हो गया यहाँ पे? देखो अल्केन पायरोलिसिस जो मेथड होती है ना, जनरली इसको क्रैकिंग मेथड भी कहते हैं। मतलब ये हाई टेम्परेचर पे होती है और इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अल्केन ऑन हीटिंग एट हायर टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर डिकम्पोज टू लोअर अल्केन अल्किन एंड हाइड्रोजन। मतलब एक अल्केन हायर अल्केन ग्रुप होगा तो वो अल्केन के अंदर भी डिकम्पोज हो सकता है, अल्किन के अंदर भी हो सकता है, तो हाइड्रोजन के अंदर भी हो सकता है। दिस इज नोन एज अ पायरोलिसिस और क्रैकिंग। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है C6H14। C6H14 का मतलब होता है यहाँ पे है हेक्सेन। क्या यहाँ पे हेक्सेन 773 केल्विन टेम्परेचर। देखो अगर ब्रेकिंग होगा तो ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे हेक्सेन बनेगा, 12 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन निकल गए, इसमें से 2 हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकते हैं। या तो फिर 4 कार्बन का ग्रुप होगा, मतलब ये होगा ब्यूटीन, और यहाँ पे होगा इथेन। उसके बाद 3 ग्रुप में भी ये डिकम्पोज हो सकता है, C3H6, मतलब प्रोपिन, इथिन एंड मीथेन। तो ऐसे ये जो मेथड होती है इसको कहते हैं हम पायरोलिसिस मेथड, नॉट अ पैरालिसिस। नहीं तो पैरालिसिस सोच के आप लिखोगे यहाँ पे, डोंट राइट द पैरालिसिस, इज अ पायरोलिसिस मेथड। क्वेश्चन थर्ड है राइट द इंडक्टिव इफेक्ट इन डिटेल विथ वन एग्जांपल। वो इंडक्टिव इफेक्ट जनरली पोलर कंपाउंड के बीच में होता है। तो देखो यहाँ पे when an organic molecule has a polar covalent bond in its structure, polarity is induced in an adjacent carbon carbon single bond to this effect called as a inductive effect। और इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ पे देखो क्लोरोइथेन इज एग्जांपल इज गिवन हियर। इसके बीच में जो क्लोरीन और कार्बन होता है इनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ये जो क्लोरीन है ना ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिसके कारण कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या होता है? चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं। तो इसको कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास, जिस कारण यहाँ पे इस क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने इसकी तरफ खींच लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो जिसके कारण C2 के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? क्रिएट हुआ। क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कार्बन, इसका भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसकी तरफ शिफ्ट होगा। नेक्स्ट होता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। आपको पता है यहाँ पे कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो इसका कुछ आंसर है तो आपको ये आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर इसका फाइंड आउट करना है। SF4 के अंदर आपको Z का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। ज्योमेट्री एंड इसका स्ट्रक्चर आपको लिखना है क्या होता है। तो आपको ये करना है, नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपका डाउट जो होगा वो ड्रॉप कर दो मैसेज, उसको ऊपर मैं बता दूंगा आपको क्या है। तो राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी इसको डिस्कस किया है हमने। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम द लैम्प हैज अ वेवलेंथ 580 नैनोमीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो देखो आपको फॉर्मूला जो लेना है, यहाँ पे नैनोमीटर के केस में अंदर पार्ट गिवन है, मतलब यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू 580 नैनोमीटर। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा पार्ट आएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास? 580 नैनोमीटर, 580 नैनोमीटर है, और पूछा उन्होंने फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ।
वेव नंबर तो इजीली निकल जाएगा इसका। देखो वेव नंबर कैसे निकलेगा, यहाँ पे वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, ये फॉर्मूला यूज करना है। और आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ये न्यू बार है और ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये पार्ट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। सी की जो वैल्यू होती है, सी की वैल्यू जनरली हमारे पास होती है 3 इंटू 10⁻8, बट आपको इसको चेंज करना है, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज कैसे होगा, ये होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अ सिंपल डिस्टिलेशन यूजिंग द नेट लेबलेट डायग्राम टू सेपरेट द टू लिक्विड हैव अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे जो दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट जिनका होता है, जैसे कि एक एसिडोन एग्जांपल हो सकता है, दूसरा हो सकता है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। तो इनको सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट किया जाता है बिकॉज ऑफ एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो पार्ट आने वाला है, ये हमारे पास एक डायग्राम है इसकी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमें आगे की तरफ जाना है। तो देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, सबसे पहले हम इसे हीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एसीटोन और वाटर मॉलिक्यूल का जो मिक्सचर है, इसमें से क्या होगा, जब टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो इसमें से एसीटोन के वेपर स्टार्ट होंगे, और एसीटोन के वेपर जब निकलेंगे यहाँ से डिस्टिल हो गए, तो ये क्या होगा, कंडेंसर से पास हो गए। कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर का काम होता है कि उसको कूल करना, कूल करने के बाद जो भी वेपर होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में टर्न होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एसीटोन कलेक्ट किया जाएगा सेकंड बीकर के अंदर। इसकी कुछ प्रोसेस गिवन है यहाँ पे देखो, तो ये प्रोसेस आपको इसे एज इट इज लिखनी है पेपर के अंदर, अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन 9 है हमारे पास, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल एंड डायग्राम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस के अंदर हमें इसको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो पार्ट है हमारे, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है ना, इन दिस type 1s and 3p orbital having a comparable mix energy recast to form the 4sp3 hybridized orbit। तो इसमें s ऑर्बिटल्स स्फेरिकल शेप में होता है जिसकी सिमेट्री होती है, और p of x, p of y, p of z ऑर्बिटल हैव अ टू लोब आर डायरेक्टेड अलोंग द x, y एंड z रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट फॉर्म आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, और इसका जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल ए होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट का, और ये जो फॉर्म करता है, जो ज्योमेट्री फॉर्म करता है, ये होता है टेट्राहेड्रॉन, इसको टेट्राहेड्रॉल भी कहते हैं। CH4 NH3 एंड H2 इज एग्जांपल ऑफ दैट टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी इसके डायग्राम बाकी है। तो ये डायग्राम आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या जैसे हमने कुछ एग्जांपल लेके ड्रॉ की थी आप वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पे, how much CaO will produce by the decomposition of 5 gram of CaCO3 and define the stoichiometric calculation। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन भी डिफाइन द stoichiometric calculation। जनरली सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं stoichiometric calculation होता क्या है। इक्वेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जो कैलकुलेशंस होता है, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस इज नोन एज द stoichiometric calculation। देखो यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल पार्ट आता है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू द CaCO3 डिकम्पोज CO एंड फॉर्म कर रहा है यहाँ पे CO2। देखो ये जिसका एटॉमिक मास जो है, मोलिकुलर मास है CO2 का 100, CO का है 56 एंड CO2 का है 44। तो 5 ग्राम में कितना फॉर्म कर रहा है, 100 ग्राम 56 फॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास 5 ग्राम के लिए फॉर्मूला आएगा 5 ग्राम ऑफ CaCO3 विल प्रोड्यूस 56 अपॉन 100 इंटू 5, जो भी आंसर होगा ये क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा जो CO प्रोड्यूस करेगा। तो 5 ग्राम से 2.8 ग्राम को ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देखो, बैलेंस द फॉलोइंग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है एसिडिक मीडियम। ये कुछ इक्वेशन है, इसको सबसे पहले आपको ढूंढना होता है, इसमें ऑक्सीडेशन किसके ऊपर हो रहा है, रिडक्शन किसके ऊपर हो रहा है, उस दोनों को सेपरेट करना होता है, फिर चार्ज बैलेंस करना है, फिर एटम को बैलेंस करना है, देन उसके बाद में दोनों इक्वेशन को फिर से कंबाइन करना है। तो ये कुछ इक्वेशन है हमारे पास, नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और दूसरा होता है गे-लुसैक लॉ फॉर अ गैसियस वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो लॉज गिवन है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो देखो आंसर हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन टू एलिमेंट ए एंड बी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मोर देन वन कंपाउंड, एक कंपाउंड से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते, तो ऐसे केस में क्या होता है, बी जो कंबाइन हो रहा है ए के साथ,
तो ये क्या होता है, ऑलवेज इन स्मॉल होल नंबर के अंदर आता है। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स हो रहे हैं तो वाटर भी फॉर्म करता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स हो रहे थे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी फॉर्म करता है। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है 16 और यहाँ पे 32, तो यहाँ पे वाटर फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये डिफरेंस आता है इसमें। Gay-Lussac law for a gaseous volume at a constant temperature and pressure, when two gaseous react and combine together they are form a gaseous product and they do so in a simple ratio of by volume। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल रेशियो में ही फॉर्म होता है बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे 100 ml 50 ml, ऐसे नहीं कि 100 ml 50 ml 150 ml हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन दो वॉल्यूम है तो सबसे ज्यादा इसका ही वॉल्यूम होता है, तो दो वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन है गिवन यहाँ पे, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस। तो क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, मिथिल आयोडाइड विद सोडियम मेटल एंड इथिल आयोडाइड विद सोडियम मेटल, दोनों भी रिएक्शन वर्स रिएक्शन का ही पार्ट है। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे रिएक्शन है इसके जहाँ पे इथेन फॉर्मेशन करता है पहला, और दूसरा फॉर्म करता है यहाँ पे ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 14 आता है हमारे पास, ओवरलैपिंग पूछिए, एसएस सिग्मा ओवरलैपिंग, पीपी सिग्मा ओवरलैपिंग एंड एसपी ओवरलैपिंग। तो इसमें हम एसएस सिग्मा ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। द ओवरलैप बिटवीन द टू हाफ फिल एस ऑर्बिटल of a two different atom containing unpaired electron with the opposite spin it's called ss orbital। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। पीपी ऑर्बिटल में क्या होता है ना, दो पी ऑर्बिटल, दो हाफ फिल पी ऑर्बिटल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से कंबाइन होते हैं, और यहाँ पे एग्जांपल आता है F2 मॉलिक्यूल्स। sp ओवरलैपिंग के अंदर क्या होता है ना, एक हाफ फिल s ऑर्बिटल और एक हाफ फिल p ऑर्बिटल कंबाइन होता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से, और यहाँ पे जो एग्जांपल है हमारे पास HF इज ए एग्जांपल। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक। देखो एस ब्लॉक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक गिवन है यहाँ पे। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप नंबर 1 के अंदर अल्कली मेटल्स होते हैं, ग्रुप नंबर 2 के अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये ऑकर होते हैं जनरली कंबाइन। यहाँ पे लिथियम बेरिलियम कंपाउंड्स होता है, तो बाकी की भी यहाँ पे कंपाउंड्स गिवन है। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास डिफाइन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, इसकी डेफिनेशन गिवन है स्टूडेंट यहाँ पे, तो आप इसको इस तरह से लिखना है वेवलेंथ के लिए। दूसरा पार्ट आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए, और यहाँ पे तीसरा पार्ट है वेव नंबर के लिए गिवन है। तो देखो वेव नंबर के इसमें आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। तो इसमें से प्रोडक्ट क्या होगा, हैलोजिनेशन रिएक्शन का पार्ट है ब्रोमिनेशन, यूवी रेस के अंदर, यहाँ पे भी यूवी रेस के अंदर ही प्रेजेंट है, क्लोरिनेशन का पार्ट है, और यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन है। और लास्ट में क्वेश्चन है हमारे पास, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आपको इसको बैलेंस करना है रिएक्शन को। देखो पहला केस था हाफ सेल रिएक्शन मेथड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टूवर्ड द सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, और इसमें से जो मेन है हमारे पास ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको इसी तरह से उसको लिखना है। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी विद डायग्राम, राइट डाउन द स्टेट ऑफ द फेस। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो फेस वगैरह आते हैं, स्टेशनरी फेस क्या होता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम सिलिका जेल, इसको पहले डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो। देखो स्लरी होती है, यहाँ पे एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, यहाँ पे डायग्राम गिवन है, ये एक डायग्राम है हमारे पास, ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब के अंदर सबसे पहले स्टेशनरी फेस को फिल किया जाता है, उसके बॉटम साइड में ग्लास वूल होता है, उसके स्टेशनरी फेस के ऊपर जो मिक्सचर होता है हमारे पास कंपोनेंट एबीसी का, उसको रखा जाता है, उसके ऊपर सॉल्वेंट होता है। जब सॉल्वेंट क्या करेगा, मूव होगा डाउन द ग्रुप, ये मूवेबल फेस है, मूव होगा तो अपने साथ एक कंपोनेंट को भी लेके जाएगा, और एक कंपोनेंट क्या हो गया, ऐसे इस तरह से सेपरेट होते हैं जिस अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन, और जो सबसे ज्यादा फास्ट मूव होता है उसको सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाता है, इल्यूट किया जाता है। तो कुछ प्रोसेस यहाँ पे गिवन है, तो आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो ये टोटल उसके आंसर्स है, तो आपको इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम निकालनी है, फर्स्ट ग्लास ट्यूब, सेकंड ग्लास ट्यूब, थर्ड ग्लास ट्यूब, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे बोरॉन ट्राइक्लोराइड गिवन है। बोरॉन ट्राइक्लोराइड के केस के अंदर देखो बोरॉन जो होता है ये कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है, इसमें बोरॉन एटम जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नॉन पोलर कंपाउंड होता है और बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री का होता है। तो इस डायग्राम में ऐसी। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें भी एल्यूमिनियम एटम जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये डायमर एग्जिस्ट करता है क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर का p ऑर्बिटल ये एम्प्टी होता है। तो देखो ये कुछ डायग्राम है इसका और ये कुछ पॉइंट्स है इसके। नेक्स्ट है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड के लिए कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना है आपको, ये लिखना है 3 OH ग्रुप्स होते हैं, ये
सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, ट्राइगोनल प्लानर होता है और इसका स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हो तो आपको इसमें हर एक के लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा। नाइट्रिक एसिड देखो, नाइट्रिक एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, sp2 हाइब्रिडाइज इसमें एटम होता है और ये रेजोनेंस फिनोमेना एक्सप्लेन करता है। तो ये इसका फिनोमेना यहाँ पे, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसका। तो इस तरह से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। राइट अ कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको ऑर्बिटल डायग्राम निकालना है इसके लिए। उसके बाद में क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द स्ट्रक्चर फॉर द मेजर अल्किल हैलाइड obtained by the action of ethylene pentane। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दिया है और दूसरा दिया है एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड मतलब होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मतलब होता है एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड मतलब होता है मार्कोनिकॉफ रूल और इसका मतलब होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखो इस तरह से यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होता है। ये जो रिएजेंट है इसमें से नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, ऐसे कंपाउंड का अटैच होगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये कुछ इक्वेशन है हमारे पास एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो इसको देखना है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द पायरोलिसिस ऑफ द अल्किन। पायरोलिसिस ऑफ अल्किन के केस में क्या होता है, इसका पार्ट हमने किया है। 6 है यहाँ पे हमारे पास 300 केल्विन पे सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ऑक्यूपाई 10⁻⁴ dm³ वॉल्यूम, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट 450 केल्विन। इसको लॉ देखो कौन सा यूज होता है और उसके बाद में आपको लिखना है इंपॉर्टेंस यूज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ एग्जांपल लिखने हैं आपको। पहले लिखना है इसको इंपोर्टेंट ऑफ एसिटिलीन, मतलब इथाइन का आपको यूजेस लिखने हैं। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है आइसोटोप यूज इन ल्यूकेमिया के अंदर कौन सा आइसोटोप यूज होता है, एंड एग्रीकल्चर प्रिजर्वेशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए कौन सा आइसोटोप यूज होता है। इसके लिए 1 मार्क्स, इसके लिए 1 मार्क्स होगा और इसके लिए 2 मार्क्स हो गए। तो 2 मार्क्स के लिए कम से कम 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आपको पेपर के लिए आ सकते हैं, इसको अच्छी तरह से लर्न करके रखना है। ओके, बेस्ट लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।